इस ऑडियो को सुनने से पहले ध्यान दें कि अगर आपने इस किताब के पहले के हिस्से नहीं सुने हैं, तो कृपया उन्हें पहले सुनें ताकि इस हिस्से को बेहतर समझ सकें। एक शानदार अनुभव के लिए अपने हेडफोन पहने। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आदतें हमारे जीवन को किस तरह गहराई से प्रभावित करती है और कैसे सही आदतों को अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में सुधार ला सकते हैं। द पावर ऑफ हैबिट की इस यात्रा में चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि आदतों का हमारे मस्तिष्क और व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम उन्हें समझकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे ला सकते हैं। इस अध्याय में आप जानेंगे आदतों की शक्ति हमारे मस्तिष्क में कैसे काम करती है और इसे समझकर हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के सही तरीके, रूटीन और आदतों का विज्ञान जिससे हम अपनी उत्पादकता और जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को समझते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में ढालते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आदतें न केवल हमारे सोचने के तरीके को बदलती हैं, बल्कि हमारे काम में भी सुधार लाती हैं। इस ज्ञान से आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद पा सकते हैं और एक मजबूत इच्छा शक्ति का विकास कर सकते हैं। इस ऑडियो को सुनने के बाद इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम इस अद्भुत ऑडियो समरी को सुनना शुरू करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सच्चाई यह थी कि इस पहेली को सुलझाना नामुमकिन था। यह पहेली समय गुजारने के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि इस प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह पहेली ही थी। इस पहेली को हल करने की कोशिश करते रहने के लिए अत्यधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि आप चाहे जितनी कोशिश कर ला, इल्लाना नामुमकिन था। मोरोविन के मन में यह सवाल था कि जो छात्र कुकीज को अनदेखा कर पहले ही अपनी इच्छा शक्ति को खर्च कर चुके हैं, क्या वे इस पहेली को बीच में ही छोड़ देंगे? क्या वे अन्य छात्रों से पहले ही पहेली सुलझाने की आशा छोड़ देंगे? दूसरे शब्दों में, क्या इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है जिसका उपयोग बस एक निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है? एक बार फिर मोरोविन कमरे से बाहर जाकर आईने के दूसरी ओर से छात्रों का निरीक्षण करने लगे। कुकीज खाने वाले छात्र, जिन्होंने अपने आत्मनियंत्रण के संग्रह से जरा भी खर्च नहीं किया था, तुरंत पहेली सुलझाने में व्यस्त हो गए। वे शांत लग रहे थे। उनमें से एक ने उस ज्यामितीय आकृति पर सीधी रेखा खींचना शुरू किया, लेकिन उसे असफलता हाथ लगी। फिर उसने दोबारा कोशिश की। वह कई बार यही चक्र दोहराता रहा और हर बार असफल रहा। उनमें से अनेक छात्र तब तक पहेली सुलझाने की कोशिश करते रहे जब तक मोरोवेन ने आकर उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा। तब तक करीब आधा घंटा बीत चुका था। कुकीज खाने वाले छात्रों का परिणाम यह था कि उन्होंने औसतन 19 मिनट तक पहेली सुलझाने की कोशिश करने के बाद ही घंटी बजाई थी, जबकि अपनी इच्छा शक्ति का पहले ही भरपूर उपयोग कर चुके मूली खाने वाले छात्र इससे बिल्कुल उल्टे ढंग से पेश आए। वे पहेली सुलझाते हुए बुदबुदा रहे थे, निराश हो रहे थे। एक ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि यह पूरा प्रयोग समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि कुछ छात्र तो मेज पर सिर टिकाकर सो भी गए। मोरोविन के कमरे में लौटने पर एक छात्र ने तो इस प्रयोग पर अपनी नाराजगी भी जता दी। कुल मिलाकर मूली खाने वाले छात्रों का परिणाम यह था कि उन्होंने घंटी बजाने से पहले औसतन केवल 8 मिनट तक पहेली सुलझाने का प्रयास किया था। ये परिणाम कुकीज खाने वालों के मुकाबले में 60% कम था। इसके बाद जब शोधकर्ता ने सभी से पूछा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मूली खाने वाले एक छात्र ने खींचकर जवाब दिया, मैं आपके इस मूर्खतापूर्ण प्रयोग से तंग आ चुका हूं। मोरोविन ने बताया कि कुकीज को अनदेखा करने के लिए कहकर हमने उस समूह के छात्रों को उनकी इच्छा शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, जिसके चलते अगले कार्य में यानी पहेली सुलझाने में वे जल्द ही हार मान रहे थे। इस प्रयोग के बाद इस विषय पर 200 से भी ज्यादा शोध हो चुके हैं और उन सभी को कुछ इसी प्रकार के परिणाम मिले हैं। इच्छा शक्ति केवल एक गुण नहीं है, यह एक मांसपेशी जैसी है, ठीक वैसे ही जैसी आपके हाथ और पैरों में होती है। इसलिए आप इससे जितनी ज्यादा मेहनत कराएंगे, यह उतना ही थकेगी और फिर अन्य कामों के लिए इसमें शक्ति नहीं बचेगी। कुछ लोग शोधकर्ताओं ने इस मत के आधार पर अनेक घटनाओं का स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे पता चलता है कि क्यों विवाहेतर संबंधों में पड़ जाते हैं। ऐसे संबंध अक्सर रात के समय शुरू होते हैं,
क्योंकि तब तक इंसान दिन भर काम करके अपनी इच्छा शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर चुका होता है। इससे यह भी पता चलता है कि क्यों कुछ अच्छे डॉक्टर भी मूर्खतापूर्ण गलतियां कर बैठते हैं। ऐसी गलतियां होने की संभावना अक्सर तब होती है जब वह डॉक्टर लंबे समय तक चला कोई मुश्किल काम करके लौटा हो। मुरौविन के अनुसार अगर आप शाम को काम से लौटने के बाद जॉगिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप दिन भर अपनी इच्छा शक्ति की ताकत बचाकर रखें। अगर आप अपनी शक्ति को दिन भर ईमेल लिखने या मुश्किल और उबाऊ फॉर्मों को भरने में खर्च कर देंगे, तो शाम को घर लौटने तक आपकी सारी ताकत समाप्त हो चुकी होगी। लेकिन यह उदाहरण कितना उपयुक्त है? क्या इच्छा शक्ति की मांसपेशी व्यायाम कर वैसे ही मजबूत बनाई जा सकती है जैसे डंबल्स उठाने से बाजुओं की मांसपेशियां मजबूत बन जाती हैं? 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मेगन ओटेन और केन चेंग नामक दो शोधकर्ताओं ने इच्छा शक्ति को समझने के लिए व्यायाम पर आधारित एक विशेष प्रयोग करके इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने 18 से 50 साल के बीच की उम्र वाले 2 दर्जन लोगों को शारीरिक व्यायाम के एक कोर्स के लिए चुना। इस कोर्स में लगभग 2 महीनों से भी ज्यादा समय तक इन लोगों से प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रतिरोध प्रशिक्षण और एरोबिक रूटीन्स, एरोबिक संबंधी तयशुदा क्रियाएं कराए गए। सप्ताह दर सप्ताह लोगों ने खुद को बार बार व्यायाम करने के लिए मजबूर किया। हर बार जब वे व्यायाम करने पहुंचते, तो अपनी इच्छा शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करते। 2 महीनों बाद शोधकर्ताओं ने उन लोगों को यह जानने के लिए परखा कि व्यायाम करने के लिए उन्होंने जो इच्छा शक्ति बढ़ाई, क्या जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी वह इच्छा शक्ति बढ़ी है। ये प्रयोग शुरू होने से पहले इसके ज्यादातर सहभागी कहते थे कि उन्हें एक जगह पर आराम से बैठे रहने में बड़ा सुख मिलता है, जबकि खुद अपने बारे में बताते लगातार 2 माह तक व्यायाम करने से अब उनके शारीरिक गठन में सकारात्मक बदलाव आ गए थे। पर बदलावों का यह सिलसिला शरीर तक ही सीमित नहीं था। उनके जीवन के अन्य पहलुओं में भी स्वास्थ्यवर्धक बदलाव आए थे। उन्होंने जिम में जितना ज्यादा समय बिताया, उतना ही उन लोगों ने धूम्रपान, शराब, जंक फूड आदि का सेवन कम कर दिया। वे घर के कामों में ज्यादा समय दे रहे थे और टी.वी देखने में कम समय खर्च कर रहे थे। इसके अलावा उनके डिप्रेशन का स्तर भी कम हो गया था। अब लेकिन ओटेन और चेंग को यह भी लगा कि हो सकता है कि इन परिणामों का इच्छा शक्ति से कोई संबंध न हो। संभावना तो यह भी थी कि नियमित व्यायाम से इंसान का ज्यादा खुश महसूस करना और जंक फूड तथा नशीली चीजों से दूर रहना सामान्य बात हो। इसलिए उन्होंने एक और प्रयोग किया। इस बार उन्होंने 29 लोगों को 4 महीने का एक कोर्स करने के लिए चुना। इस कोर्स में हिस्सा लेने वालों को जीवन में पैसे का नियोजन करना सिखाया जाना था। शोधकर्ताओं ने इन 29 लोगों को अगले 4 महीने तक थिएटर में फिल्में देखने या रेस्तरां में खाना खाने जैसी विलासिताओं से दूर रहने को कहा। साथ ही हर किसी को अपने छोटे से छोटे खर्च का भी हिसाब रखने के लिए कहा गया। शुरू शुरू में इस कोर्स में हिस्सा लेने वालों के लिए यह सब बहुत परेशानी भरा था, लेकिन धीरे धीरे सभी ने अपने अंदर वह आत्म अनुशासन विकसित कर लिया, जिससे वे नियमित रूप में अपने सारे खर्चों का हिसाब लिखने लगे। कोर्स के दौरान इन 49 लोगों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था कि उन्होंने धूम्रपान और शराब व कैफीन का सेवन भी पहले के मुकाबले कम कर दिया था। इनमें से कॉफी और शराब के आदी लोग अब औसतन 2 कप कॉफी और 2 बियर कम पीते थे। वहीं धूम्रपान के आदी लोग औसतन दिन भर में 15 सिगरेट कम पीने लगे। उन्होंने जंक फूड खाना भी काफी कम कर दिया था। नौकरी, व्यवसाय और स्कूल कॉलेज में उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई थी। यह शोध भी काफी हद तक शारीरिक व्यायाम वाले शोध जैसा ही था। लोगों ने अपने जीवन के एक पहलू जैसे व्यायाम या पैसे का नियोजन करके अपनी इच्छा शक्ति मजबूत की, जिसका असर उनके जीवन के सभी पहलुओं पर नजर आया। इसके बाद ओटन और चेंग ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने 45 छात्रों को एक अकादमिक सुधार कोर्स में भर्ती किया। इस कोर्स का लक्ष्य छात्रों में पढ़ाई संबंधी नई आदतें निर्मित करना था। जाहिर है, इस कोर्स से छात्रों के सीखने और आत्मसात करने के गुणों में सुधार आया। साथ ही धूम्रपान और शराब के सेवन जैसे आदतों में भी उल्लेखनीय कमी आई। वे टीवी भी कम देखने लगे।
इसके अलावा उनके अंदर व्यायाम करने और पौष्टिक भोजन करने जैसी आदतें भी विकसित हुईं। हालांकि इस कोर्स में पढ़ाई संबंधी आदतों के अलावा बाकी सारे विषयों पर कुछ भी नहीं कहा गया था। एक बार फिर इच्छा शक्ति की मांसपेशी मजबूत होने से जीवन के अन्य क्षेत्रों से संबंधित अच्छी आदतें भी विकसित हुईं। डार्टमाउथ के शोधकर्ता टॉड हेथरटन ने भी इच्छा शक्ति के विषय पर काफी शोध किया है। वे कहते हैं कि जब आप खुद को जिम जाकर व्यायाम करने के लिए या समय पर काम पूरा करने के लिए या फिर बर्गर की जगह सलाद खाने के लिए प्रोत्साहित करना सीख लेते हैं, तो इससे जाहिर होता है कि आप अपना सोच विचार का तरीका बदलने की ओर अग्रसर हैं। इस तरह के प्रयासों से लोग अपनी इच्छाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने लगते हैं। वे सीखने लगते हैं कि प्रलोभन से कैसे बचना है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा उपयोग करना सीख लेते हैं, तो आपका दिमाग लक्ष्य पर केंद्रित रहना सीख जाता है। आजकल तो लगभग हर महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में अनेकों शोधकर्ता इच्छा शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। फिलाडेल्फिया, सिएटल, न्यूयॉर्क वगैरह के पब्लिक और चार्टर स्कूलों के पाठ्यक्रमों में इच्छा शक्ति को मजबूत करने के सबक जोड़े गए हैं। के आईपीपी या नॉलेज इज पावर प्रोग्राम, ज्ञान ही शक्ति है कार्यक्रम, अमेरिका के अनेकों चार्टर स्कूलों का एक समूह है जो देश भर में कम आय वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा देता है। इस समूह के स्कूलों का मुख्य दर्शन ही यह है कि बच्चों को आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाए। केआईपीपी के सदस्य फिलाडेल्फिया के एक स्कूल ने तो अपने छात्रों को ऐसी शर्ट्स भी बांटी जिन पर यह संदेश लिखा हुआ था कि मार्शमेलो मत खाओ। मार्शमेलो शक्कर और जिलेटिन के मिश्रण से बनी एक अमेरिकी मिठाई होती है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी तमाम कोशिशों के कारण इस प्रोग्राम में शामिल अनेकों स्कूलों में छात्रों के परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। यही कारण है कि बच्चों के लिए खेलकूद गतिविधियों में शामिल होना या पियानो जैसा कोई वाद्य यंत्र सिखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चा बड़ा होकर संगीतकार या खेल में चैंपियन बन जाए, पर इससे बच्चे के अंदर कई सकारात्मक आदतें जरूर निर्मित होती हैं। जैसे जब आप खुद को 1 घंटा व्यायाम करने या 15 मिनट तक दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आपके अंदर आत्म अनुशासन आने लगता है। इसी तरह जब 5 साल की उम्र का छोटा सा बच्चा 10 मिनट तक फुटबॉल के पीछे भागना सीखता है, तो फिर यही बच्चा छठी कक्षा में जाकर समय पर अपना होमवर्क भी करता है, हेथरटन ने बताया। अब इच्छा शक्ति विज्ञान पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले लेखों का विषय प्रचलित होने लगा है। स्टारबक्स से लेकर द गैप, वॉलमार्ट और रेस्तरां जैसे अनेक का प्रसिद्ध विषय बन गई है। इसके साथ ही अमेरिका के कॉरपोरेट जगत में भी इच्छा शक्ति व्यवसाय जो नौसिखिए कर्मचारियों पर निर्भर होते हैं, इन सबको एक ही समस्या का सामना करना पड़ता है। ये समस्या है कि उनके कर्मचारी चाहे जितनी अच्छी तरह काम करना चाहें, पर अधिकतर कर्मचारियों में आत्म अनुशासन की कमी होती है, इसलिए अच्छे इरादों के बावजूद वे असफल हो जाते हैं। वे अक्सर देर से आते हैं, ग्राहकों के सामने अपना आपा खो देते हैं, कार्यस्थल से जुड़े अन्य प्रलोभनों जैसे गपशप और अफवाह वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं और कई बार तो बिना किसी कारण के ही नौकरी तक छोड़ देते हैं। स्टारबक्स में 1 दशक तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली क्रिस्टीन डेप्यूटी ने बताया, बहुत सारे कर्मचारियों के लिए स्टारबक्स पहला व्यावसायिक अनुभव होता है। नौकरी शुरू करने से पहले लोगों को उनके माता पिता और शिक्षक वगैरह ही सब कुछ समझाते हैं। फिर अचानक ग्राहक चिल्लाने लगता है और बॉस अपनी व्यस्तता में सही सलाह नहीं दे पाता। ऐसे में इन लोगों के लिए कठिन परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाता है और वे स्वयं को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। बहुत से लोग इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए हम अपने कर्मचारियों को वह आत्म अनुशासन सिखाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। लेकिन जब स्टारबक्स जैसी कंपनियों ने कार्यस्थल पर मूल्य और कुकीज जैसे प्रयोगों के निष्कर्ष लागू किए, तो कुछ नई समस्याएं उनके सामने आने लगीं। उन्होंने वजन घटाने का कोर्स शुरू करके कर्मचारियों को जिम की मुफ्त सदस्यता दी। इसके पीछे कंपनी का उद्देश्य था कि उनके कर्मचारियों में नियमित व्यायाम करने की आदत विकसित होगी और इसका सकारात्मक असर ग्राहकों को कॉफी परोसने के तरीकों पर भी पड़ेगा। लेकिन इस कोर्स में बहुत कम कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों के लिए पूरा दिन काम करने के बाद
कोर्स के लिए जाना या जिम जाकर व्यायाम करना मुश्किल था। वे शिकायत करने लगे। इस बारे में मुरोविन कहते हैं, अगर किसी इंसान को आत्म अनुशासन के चलते नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, तो यह तय है कि आत्म अनुशासन बढ़ाने वाले कोर्स में उपस्थित रहने के मामले में भी उसे मुश्किल ही होगी। लेकिन स्टारबक्स ने इस समस्या को सुलझाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। 2007 में कंपनी की व्यवसाय विस्तार प्रक्रिया चरम सीमा पर थी। उस समय स्टारबक्स हर दिन लगभग 7 नए स्टोर्स शुरू कर रही थी और हर सप्ताह लगभग 1500 लोगों को नौकरी दे रही थी। ऐसे में नौसिखिए कर्मचारियों को कुछ बातें सिखाना अत्यंत आवश्यक था, जैसे समय पर आना, ग्राहक पर गुस्सा न होना, चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रखना और अगर संभव हो तो ग्राहकों का ऑर्डर और उनका नाम जबानी याद रखना आदि। लोग जब स्टारबक्स में आकर महंगी कॉफी खरीदते हैं, तो बदले में कर्मचारियों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा भी करते हैं। स्टारबक्स के पूर्व अध्यक्ष हॉवर्ड बेहर कहते हैं, हमारे व्यवसाय में ग्राहकों को परोसी जाने वाली कॉफी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व तो उन ग्राहकों का है जिन्हें हम कॉफी परोसते हैं। हमारा पूरा व्यवसाय अच्छी ग्राहक सेवा पर निर्भर करता है। इसके बिना हमारा इस व्यवसाय में बने रहना नामुमकिन है। आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद स्टारबक्स को अपनी समस्या का हल मिल ही गया। कंपनी को समझ में आ गया कि उसे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आत्म अनुशासन को एक संगठनात्मक आदत बनाना होगा। 3 सन 992 में ब्रिटेन की एक मनोविज्ञानी स्कॉटलैंड के सबसे व्यस्त और नर्थोपेडिक हड्डी रोग संबंधी अस्पताल गई। वहां उन्होंने अपने प्रयोग के लिए 5 दर्जन मरीजों को चुना। उनके प्रयोग का उद्देश्य था इस बात का पता लगाना कि बदलाव का प्रतिरोध करने वाले लोगों की इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। प्रयोग के लिए चुने गए अधिकतर मरीज करीब 68 साल के थे। इनमें से अधिकतर की सालाना आमदनी केवल $10,000 थी और उन्होंने हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई नहीं की थी। कुछ ही दिनों पहले उन सभी की कूल्हे या घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। उनमें से कई लोगों की शिक्षा और आमदनी कम होने के चलते उन्होंने इस सर्जरी के लिए वर्षों तक इंतजार किया था। उनमें से ज्यादातर मरीज सेवानिवृत्त बूढ़े मैकेनिक और स्टोर क्लर्क आदि थे। वे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे और उनमें से ज्यादातर लोगों को कोई नई किताब उठाकर पढ़ने तक की इच्छा नहीं होती थी। कूल्हे या घुटने की सर्जरी बहुत तकलीफदेह होती है। इस सर्जरी में संयुक्त मांसपेशियों को अलग कर हड्डियां काटनी पड़ती है। सर्जरी के बाद काफी दिनों तक बिस्तर में थोड़ा सा भी हिलने या पैर सीधे करने जैसी छोटी छोटी चीजों में भी अत्यधिक दर्द होता है। लेकिन साथ ही ये भी बहुत जरूरी होता है कि मरीज सर्जरी के बाद होश में आते ही व्यायाम शुरू कर दे। इससे पहले कि उनकी मांसपेशियों और त्वचा के घाव भरें, मरीजों को अपने पैर और कूल्हे को हिलाने जैसी क्रियाएं शुरू करनी होती हैं, वरना घाव के निशान बढ़ते बढ़ते इन अंगों का लचीलापन खत्म हो जाता है। इसके साथ ही अगर मरीज तुरंत व्यायाम शुरू न करे तो ब्लड क्लॉट, खून का थक्का जमना होने का भी खतरा रहता है। सर्जरी के बाद मरीजों को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वे अक्सर स्वास्थ्य लाभ सत्रों में नहीं जाते। इन्हीं सब कारणों से कई बार मरीज, जिनमें अक्सर बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं, वे डॉक्टर के निर्देशों को अनसुना कर देते हैं। स्कॉटलैंड के उस शोध में हिस्सा लेने वालों में से ज्यादातर ऐसे थे जो स्वास्थ्य लाभ केंद्रों में नहीं गए। प्रयोग करने वाली महिला वैज्ञानिक जानना चाहती थीं कि क्या इन लोगों की इच्छा शक्ति जगाने में कुछ मदद की जा सकती है। उन्होंने सभी मरीजों को उनकी सर्जरी के बाद एक निर्देश पुस्तिका दी, जिसमें उनके स्वास्थ्य लाभ सत्रों की पूरी जानकारी थी। लेकिन इसके साथ ही पुस्तिका के अंत में हर सप्ताह के लिए 13 पन्ने अलग से जोड़े गए थे। हर पन्ना कुछ सूचनाएं छोड़कर पूरी तरह खाली था। सूचना कुछ इस प्रकार थी, मेरे इस सप्ताह के लक्ष्य हैं, आप क्या क्या करने वाले हैं वह सब यहाँ लिखें। उदाहरण के लिए, अगर आप इस सप्ताह टहलने के लिए जाने वाले हैं, तो आप कहाँ जाएंगे और कब जाएंगे वह सब इसमें लिखें। शोधकर्ता ने हर मरीज को सभी पन्नों पर अपनी योजना स्पष्ट शब्दों में लिखने की सलाह दी। फिर जब उन मरीजों ने शोधकर्ता को वे पुस्तिकाएं वापस दीं, तो उसने उन पुस्तिकाओं की 2 श्रेणियां बनाई। पहली श्रेणी में वे पुस्तिकाएं रखी गईं जिनका मरीजों ने पूरा उपयोग किया और आखिर के पन्नों में अपने लक्ष्य और योजनाएं लिखी। दूसरी श्रेणी में उन मरीजों की पुस्तिकाएं रखी गईं जिन्होंने आखिरी पन्नों में कुछ भी नहीं लिखा।
इसके बाद शोधकर्ता ने दोनों श्रेणी की पुस्तिकाओं की आपस तुलना की। मैं ये बात सुनने में बिल्कुल बेतुकी लगती है कि सर्जरी के बाद मरीज कितनी जल्दी ठीक होगा। इस मामले में कुछ कोरे पन्ने प्रभावकारी साबित होंगे। लेकिन जब शोधकर्ता 3 महीने बाद उन मरीजों से मिली, तो उन्होंने दोनों श्रेणियों के मरीजों में उल्लेखनीय अंतर देखा। जिन मरीजों ने अपनी योजनाएं पुस्तिका में लिखी थीं, वे दूसरे मरीजों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा तेजी से चलने लगे थे। वे बिना सहायता के ही अपनी कुर्सी से भी उठ सकते थे। वे अन्य मरीजों के मुकाबले अपने जूते भी ज्यादा तेजी से पहन सकते थे। यहाँ तक कि वे अपने कपड़े खुद धो लेते थे और अपने लिए खाना तक पका लेते थे। मनोविज्ञानी जानना चाहती थीं कि ऐसा क्यों है। उन्होंने सारी पुस्तिकाओं का ठीक से निरीक्षण किया और पाया कि अधिकतर पन्नों पर सर्जरी के बाद मरीज के ठीक होने से जुड़े साधारण पहलुओं के बारे में स्पष्ट शब्दों में विस्तृत योजनाएं लिखी हैं। जैसे एक मरीज ने पुस्तिका में कुछ इस प्रकार अपनी योजना लिखी थी: कल जब मेरी पत्नी काम से लौट रही होगी, उस समय मैं उसे बस स्टॉप पर मिलने जाऊंगा। इसके बाद उसने इससे जुड़ी अन्य साधारण चीजों का जिक्र किया, जैसे वह पत्नी से मिलने के लिए घर से कब निकलेगा, कौन से रास्ते से जाएगा, क्या पहनेगा, चूंकि कल बारिश की आशंका है तो वह कौन सा कोट अपने साथ रखेगा और कौन सी दवाइयां रखेगा जो दर्द ज्यादा होने की स्थिति में काम आए। एक अन्य मरीज ने तो उन पन्नों पर स्पष्ट शब्दों में अपनी यह योजना लिखी थी कि वह हर बार बाथरूम जाने पर कौन से व्यायाम करेगा। एक और मरीज ने चौक तक घूमने जाने के बारे में मिनट दर मिनट की योजना लिखी थी। जब वह मनोविज्ञानी इन पुस्तिकाओं का निरीक्षण कर रही थीं, तब एक और बात उनके ध्यान में आई, जो सभी पुस्तिकाओं में समान थी। इन सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया था कि दर्द होने पर उसे कैसे नियंत्रण में लाया जाएगा। जैसे जिस मरीज ने बाथरूम जाने पर व्यायाम की योजना बनाई थी, उसका दर्द हर बार सोफे से उठते समय बहुत बढ़ जाता था। इसलिए उसने इस दर्द को नियंत्रण में लाने के लिए लिखा: सोफे से उठते ही तुरंत अगला कदम उठाकर आगे बढ़ जाओ, ताकि फिर से बैठने के प्रलोभन से बच सको। वह मरीज जो अपनी पत्नी से मिलने बस स्टॉप जाता था, उसे शाम के इंतजार से ही पसीने छूटने लगते थे, क्योंकि हर दिन बस स्टॉप तक की उसकी यात्रा उसे बहुत लंबी लगती थी और इस दौरान उसे बहुत दर्द भी होता था। इसलिए पहले उसने इस बात का जायजा लिया कि उसके सामने कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। इस तरह उसने पहले ही उन रुकावटों से निपटने का हल ढूंढ लिया था। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तो मरीजों की अधिकतर योजनाएं उन क्षणों के इर्द गिर्द बनाई गई थीं जब दर्द सबसे ज्यादा होता है और ये सारे प्रयास बंद करने की इच्छा भी सबसे प्रबल होती है। यानी इन योजनाओं के माध्यम से मरीज खुद को ये बता रहे थे कि जब कठिनाई आएगी तो वे क्या करेंगे। द पावर ऑफ हैबिट। किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।